हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जेपी साइंस क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लेकर आए हैं इस वीडियो को। देखिए, यह आपका है क्लास 10th का साइंस का मॉडल पेपर। देखिए, क्लास 10 साइंस का मॉडल पेपर 2024 ये ऑफिशियल है। देखिए, जो मॉडल पेपर है ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर है, यानी इस प्रकार के मॉडल पेपर आपको करने हैं और इसी प्रकार का पेपर आपका 2024 का आने वाला है। तो आज हम सॉल्व करने वाले पूरा मॉडल पेपर 2024 का जो है आपका मॉडल पेपर उसको सॉल्व करेंगे और उसमें एक प्रश्न को देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए। तो आप इत्मीनान से देखिए ये आपका मॉडल पेपर है। अब इसी मॉडल पेपर को हम हल करने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन का अभ्यास देखेंगे और उसको समझेंगे कैसे होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न क्या है। देखिए, पहले आपका बहुविकल्पी 20 प्रश्न है। तो स्टार्टिंग बहुविकल्पी 20 प्रश्न है, पहले हम इनको करेंगे, फिर आपका उसके बाद जो लघु उत्तरीय या फिर लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उनको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, पहले समझ लेते हैं। देखिए, आपका पूरा जो प्रश्न पत्र पूरा प्रश्न पत्र 2023-24 का है, विषय विज्ञान है। देखो, आपका समय होता है 3 घंटे 15 मिनट। इसमें आपको नॉर्मली हर एक क्वेश्चन को करना होता है। देखो, आपका सबसे पहले खंड अ है, जिसमें आपके बहुविकल्पी प्रश्न है। अब बहुविकल्पी प्रश्न है, आपको हम बताया है कि साइंस में 3 सब्जेक्ट होते हैं आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इन सभी का अलग अलग खंड है। तो उपखंड करके आया। तो पहला खंड आपका देखो, उपखंड क है, जो आपका फिजिक्स से संबंधित है। किससे संबंधित है? फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान से। देखो, इसमें क्या है, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली हो कहलाता है। यानी 2 पृष्ठों से घिरा होता है तो क्या कहलाता है? ऑप्शन क्या है? गोली दर्पण, त्रिज्या, गोली लेंस, समतल लेंस। अच्छा, समतल दर्पण है। तो ये होता क्या? तो ध्यान से देखो, कहा है 2 पृष्ठों से बना, 2 पृष्ठों से बना पारदर्शी। देखो, आपका एक पृष्ठ ये हो गया, देखिए 2 पृष्ठ हो गए, इस प्रकार के 2 पृष्ठ हो गए, और देखिए इस प्रकार बनता है। ध्यान से देखिए, कहा है 2 पारदर्शी पृष्ठों से बना कोई माध्यम है। तो ध्यान से समझो। देखो, इसमें आपके एक पृष्ठ ये है, दूसरा पृष्ठ ये है। इसमें भी आपका एक पृष्ठ ये है और दूसरा पृष्ठ ये है। ऐसे भी इसमें फर्स्ट सेकेंड, आपका फर्स्ट सेकेंड। तो कह रहा है इन दोनों में से या तो दोनों कैसे हो, गोली हो। देखो, गोली ये होगा, ये होगा, या फिर एक गोली एक समतल। देखो, ये गोली एक समतल, या फिर ये समतल है गोली। तो ये होता क्या है, तो लेंस की परिभाषा ही लिखा है। किसकी परिभाषा लिखा है? लेंस। तो बताओ कौन सा लेंस होगा। देखो, आपका ऑप्शन में दिया है गोली दर्पण, त्रिज्या, गोली लेंस, समतल दर्पण। तो आपका आंसर कौन सा होगा? गोली लेंस, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन पहला देखो, ये आपका कौन था? आपका क्वेश्चन नंबर पहला जो था, इसका जो आंसर वो कौन है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका पहला आंसर सही। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है, कहा है दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया था। यानी जो दांत के डॉक्टर होते हैं, वो मरीजों को जो दांत को देखना होता है तो किस का प्रयोग करके वो उसको देखते हैं। तो देखिए, इसका प्रयोग होता है, इसमें किसका प्रयोग होता है? सिंपल सा याद रखना है कि इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। तो ऑप्शन देख लो। ऑप्शन आपका पहले अवतल दर्पण दिया है, फिर समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सभी। तो नहीं, सभी नहीं होगा। आपका कौन होगा? देखो, क्वेश्चन दूसरा का आपको जो आंसर हो वो आपका होगा पहला, जो क्या है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ये आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा। चलिए, अब इसके आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी उत्तल लेंस है और कहाँ रखा गया है? 2f और अनंत के बीच। देखो, ये आपको नॉर्मल याद होगा, फिलहाल आपको दिखा दे रहे हैं बनता है। क्वेश्चन 3 कह रहा है एक उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस। अब देखिए, इस उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर इसके सामने 2f मतलब होता है केंद्र। देखो, ये आपका अगर f हो गया तो यहाँ पर आपका होता है 2f। अब कह 2f और अनंत, यानी कि यहीं पर कहीं वस्तु रखी है। देखो, यहाँ पर आपका है अनंत। क्या है? अनंत। अनंत और 2f के बीच क्या है? वस्तु रखी है। वस्तु का नाम रखते हैं ए बी। देखो, इससे प्रकाश किरण जो समांतर चलती है वो प्रथम कहाँ जाती है? मुख्य फोकस होकर जाती है। कहाँ जाती है? मुख्य फोकस। दूसरा, अगर आप इसको इसका देखिए प्रकाशित केंद्र, अगर दूसरा प्रकाश किरण आप फोकस से ले जाओगे तो फोकस जाने में अपोर्टर क्या होगा? ये यहाँ से समांतर हो जाएगा।
तो ये दोनों आपस में तो यहाँ मिल रहे हैं। अब कहाँ मिल रहा है ध्यान करो, ये आपका जहां से प्रकाश किरण गई आपका फोकस हो गया, और यहाँ पर आपका होगा 2f। यानी कि जब एक वस्तु को अनंत और 2f के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, देखो कहाँ बना है, फोकस और 2f के बीच। यानी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आपका प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है देखो फोकस तथा 2f के बीच। 2f का है केंद्र, इसका केंद्र है इस गोली पृष्ठ का। देखिए लेंस आप अभी पढ़े हो, दो पारदर्शी माध्यम से क्या होता है, या तो गोली में क्या समतल। देखो ये आपका गोली है, इसकी त्रिज्या यहाँ एक केंद्र होता है, इस गोले का केंद्र यहाँ होता है, इसको 2f लिखते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन देख लो कौन सा ऑप्शन होगा। देखो आपका ऑप्शन क्या होगा, अच्छा इसमें आपका ऑप्शन क्या दिया, वास्तविक उल्टा और छोटा, वास्तविक उल्टा और बड़ा, आभासी उल्टा और बड़ा, आभासी सीधा और बड़ा। अब ध्यान देखो आप, अच्छा ये बताओ यहाँ से जो प्रकाश किरणें गई यहाँ बनी, देखो आपका ये क्या है, बी डैश ए। तो ये बताओ ये वास्तव में मिली है या आभासी, वास्तव में मिली है ना, इसका मतलब कैसा होगा, वास्तविक। तो आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है कैसा है, वास्तविक, वास्तविक। अब दूसरा ध्यान देखो, ये इसका सिर ऊपर था, यहाँ सिर क्या होगा, नीचे, इसका मतलब ये आपका होगा उल्टा, कैसा होगा, उल्टा। तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अब बताओ इससे बड़ा बनता है छोटा, तो देखिए ये आपका बनता है छोटा, कैसे बनता है, छोटा। यानी वस्तु से प्रतिबिंब कैसा होता है, छोटा होता है। तो ऑप्शन आपका कौन सही होगा, वास्तविक उल्टा और छोटा, यानी ए ऑप्शन सही है। आपका क्वेश्चन तीसरा का ऑप्शन ए सही है। देखो आपका तीसरे का ऑप्शन कौन हो जाएगा, तीसरे का ऑप्शन जो आंसर है वो हो जाएगा ए। ए आपका करेक्ट है, किसके लिए, तीसरे के। समझ आया, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपका चौथा क्वेश्चन कह रहा है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण क्या। तो पहले ऑप्शन पढ़ो, जरा दूर दृष्टिता, समंजन, निकट दृष्टि, दीर्घ दृष्टि। तो देखिए ये होता है नेत्र की समंजन। आपको देखो परिभाषा लिखा है, आंख की समंजन क्षमता क्या होती है, तो आप जानते हो कि आंख के नेत्र लेंस के द्वारा उसकी आवश्यकता अनुसार फोकस दूरी को बढ़ाना तथा घटा लेने की जो प्रक्रिया होती है उसी बोलते हैं समंजन क्षमता। तो यहाँ पर डायरेक्ट वही लिखकर आपको पूछा होता है तो समंजन क्षमता। चौथा का ऑप्शन आंसर कौन सा होगा, चौथा का आंसर आपका होगा दूसरा बी, यानी समंजन क्षमता। देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर चौथा है, क्वेश्चन चौथा का आंसर क्या होगा, बी। कौन सा होगा, बी। समझा, क्योंकि आपका सिंपल परिभाषा पूछा। चलो अब हम अगला देखते हैं। देखो अगला क्या कर रहा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, कॉलम ए में दी गई राशियों को सम्मिलित करके कॉलम बी के साथ और एसआई मात्रकों में मिलाइए। ठीक है, आपको पांच दी हैं, विद्युत विभवांतर, विद्युत धारा, विद्युत शक्ति और प्रतिरोध। तो इनका मात्रक क्या होगा, देखो इनका मात्रक अगर आपको पता है तो डायरेक्ट याद कर लो। देखो विभवांतर है और फिर क्या है आपका धारा, दूसरा फिर शक्ति है, और देखिए सभी विद्युत दिखा, विद्युत दिख रहे हैं आपको यहाँ दिख रहा होगा, और प्रतिरोध। अब ध्यान, तो विभवांतर का मात्रक डायरेक्ट याद रखो होता है वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट। धारा का मात्रक आप डायरेक्ट याद रखोगे एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर। फिर शक्ति की मात्रक आपका होता है वाट, और प्रतिरोध मात्रक होता है, क्या होता है। अब ये इनके मात्रक होते हैं। अब कॉलम में देख लो, देखो विभवांतर का क्या होगा आपका वोल्ट, यानी एक पहला का क्या होगा, देखो पहला का होगा आपका चौथा, पहला क्या होगा, चौथा। फिर का है विद्युत धारा, विद्युत धारा कौन सा का पहला, यानी दूसरे का होगा आपका पहला। अब मिला लो ऑप्शन, देखो पहले का चौथा, दूसरे का पहला किसमें है, पहले का चौथा और दूसरे का पहला आपका है ऑप्शन डी, किसमें है, डी में। यानी आपका पांचवें क्वेश्चन का आंसर, ये पांचवा क्वेश्चन था, पांचवें के आंसर का ऑप्शन क्या होगा, डी। अब दो मिला ले, मिल गया। अब बाकी मिला सकते हो आप, देखो विद्युत शक्ति ये तीसरे का होगा, दूसरा उसमें दिया, फिर चौथे का होगा आपका तीसरा प्रतिरोध का। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हो। देखो यहाँ पर आप इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं बहुत सरल होते हैं। आपको अगर दो भी मिल जाए, यानी इन चारों में अगर आपको दो भी याद होता तो भी आपका काम हो जाता, दो मिला लो, मिल गया, बस बात उसको मिला। इस प्रकार क्वेश्चन बहुत सरल हो, बस आपको थोड़ा सा, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान किसी विद्युत परिपथ से पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में समायोजित किए जाते हैं, श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा के अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या दे दिया, तो एकदम सिंपल सा, देखो आपको दिया गया
क्वेश्चन 6 यही देख लीजिए। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या कह रहा है कि दो चालक तार, क्या है, दो चालक तार। अब देखिए क्या क्या, यहाँ पर एक चालक तार, एक यहाँ चालक तार। अब कह रहा है इसकी जो लंबाई है उसकी लंबाई के बराबर है, इसका जो व्यास है उसके व्यास के बराबर है, यानी कि व्यास बराबर है तो क्षेत्रफल भी बराबर है, क्षेत्रफल भी क्या होगा, बराबर होगा। देखो इसकी लंबाई और इसका लंबाई बराबर, इसका क्षेत्रफल बराबर, तो प्रतिरोध भी बराबर, क्योंकि आप पढ़े हो कि जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई और क्षेत्रफल पर क्या होता है, निर्भर करता है। तो प्रतिरोध सूत्र क्या होता है, रो एल अपान ए, ये सूत्र होता है। देखो इसका अगर लंबाई, इसकी लंबाई बराबर इसका क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल बराबर इसका प्रतिरोध, इसके प्रतिरोध के बराबर होगा। यानी अगर इसका प्रतिरोध R होगा तो इसका प्रतिरोध कितना होगा, R, प्रतिरोध कितना होगा, R। अब दोनों का प्रतिरोध R है, तो क्या दोनों क्या करें, एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ दें और एक बार समांतर में, तो इसमें उत्पन्न उष्मा ज्ञात, इसमें उत्पन्न उष्मा ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे ज्ञात कर सकते, यहाँ पर देखो जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ोगे, किसमें जोड़ोगे, श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम प्रतिरोध जोड़ते हो तो R1 क्या होता है, R1 प्लस R2, तो यहाँ देखो R1 क्या हो जाएगा आपका, R इक्वलेंट लिख देते हैं। देखो R1 भी आपका R है प्लस R2 भी आपका क्या है R, क्योंकि दोनों प्रतिरोध क्या है, समान। यहाँ जो आपको यल और व्यास दिया था, लंबाई और व्यास दिया था, उसका कहने का सीधा मतलब कि प्रतिरोध समान। अगर इन दोनों को जोड़ दोगे आपका R इक्वलेंट क्या आ जाएगा, R इक्वलेंट आ जाएगा आपका 2, क्या आ जाएगा 2। इसी प्रकार अगर आप समांतर क्रम में जोड़ो, किसमें जोड़ोगे, समांतर क्रम। अगर आप समांतर क्रम में जोड़ोगे तो क्या होगा, देखो 1 R इक्वलेंट बराबर आपका होगा 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/R इक्वलेंट बराबर 1/R1, यानी R प्लस 1/R। अब दोनों क्या करो जो, तो क्या आ जाएगा 1/R इक्वलेंट आपका आ जाएगा 2/R। तो यहाँ से अगर आप R इक्वलेंट का मान निकालेंगे तो क्या होगा, R/2। अब ध्यान दीजिए, श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में तो कहा उत्पन्न उष्मा होता है, क्या पूछा, उत्पन्न उष्मा। तो आपको पता है उष्मा का सूत्र क्या होता है, देखो उष्मा सूत्र होता है H होता है I²R, यानी यहाँ से हम निकाल सकते हो, देखो जो उष्मा होती है वो अनुपात होती है किसके, उष्मा सूत्र क्या होता है I²RT, तो यहाँ से जो उष्मा है उसका अनुपात होगा किसके, प्रतिरोध के। अब आप बताओ, पहले श्रेणी क्रम पूछा फिर समांतर क्रम, तो देखो श्रेणी क्रम की उष्मा, यानी देखो श्रेणी क्रम को ले लेते हैं या सीरीज, देखो सीरीज का मतलब होता है श्रेणी क्रम अपान, समांतर क्रम बोलते हैं पैरेलल। तो श्रेणी क्रम और समांतर, तो ये बताओ ये बराबर होगा किसके, R सीरीज में श्रेणी क्रम बटे R समांतर यानी पैरेलल होगा, अनुपात होगा। अब ध्यान दो, अब R सीरीज और R पैरेलल दोनों मान निकालो, श्रेणी क्रम मान निकालो कितना है 2R, और समांतर क्रम करेगा R/2। यहाँ से अगर आप निकालोगे RH बटे HS बटे HP बराबर, देखो R सीरीज यानी श्रेणी क्रम का क्या है 2R अपान R पैरेलल कितना है R/2। देखो ये R से क्या हो कट जाएगा, अब 2 बटे में ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 बटे 1 माने आपका आ जाएगा 4 बटे 1, यानी आपका जो HS अनुपात HP है वो कितना है 4:1, कितना है 4:1। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सही है डी। कौन सही है, डी, क्योंकि देखो आपका ऑप्शन डी वाले में क्या दिया है 4:1, क्या दिया है 4:1। तो इस बार आप लिख सकते हैं कि जो समांतर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में अनुपात होगा उष्मा का होगा 4:1। समझ आया, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर दें। चलिए तो खंड क का एक लास्ट क्वेश्चन बचा होगा, साथ वाले को क्या करा, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो देखो अगर कोई लंबी परिनालिका है, परिनालिका याद है नहीं आपको, देखो आपकी ये क्या होती है, ये आपकी होती है परिनालिका, ये क्या होती है परिनालिका। चलो इसमें कोई धारा आप I प्रयोग करते हो तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र, और उसका मान कितना होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो B होता है उसका मान होता है आपका μ0 N I, क्या होता है μ0 N I। तो कह रहा है कि अब आप बताओ ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कितना होगा, 0 की, पहला ऑप्शन देखो क्या अगर आपका 0 होता है
इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है। सिरों की ओर जाने पर नहीं, आप जब किनारे पर जाते हो, इधर जाते हो, इधर जाते हो तो क्या होता है, घटता है। या फिर कह रहा है इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है, या आप इधर जाते हो तो बढ़ता है, या फिर सभी बिंदुओं पर समान। तो आप याद रखोगे कि जो परिनालिका होती है, इस परिनालिका के अंदर कहीं भी आप चुंबकीय क्षेत्र देखो, सभी चुंबकीय क्षेत्र का मान B होता है। B क्या होता है, म्यू नॉट L I, यानी सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होता है। यानी ऑप्शन आपका डी सही है। क्वेश्चन 7 ये कौन था, ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 था, जिसका आंसर आपका है कौन, डी। कौन सही है, डी, कि सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो समान होता है किसी परिनालिका के अंदर। तो ये आपका खंड का खत्म हुआ, जो 7 क्वेश्चन थे आपके फिजिक्स के। अब आता है आपका खंड ख, जो आपका किससे है, केमिस्ट्री से। किससे है, केमिस्ट्री से। तो स्टार्ट करते हैं इसको भी। देखिए क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन कर रहा है बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र होता है। अब देखो आपको 4 ऑप्शन दिया है, अगर चलिए ध्यान दें कि 4 संरचनाएं आपको दी है। अब ये समझने पहले हमको बता देते हैं बेंजीन होता है। देखो आप देखने वाले हो कौन, क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख लो पहले बेंजीन होता है। देखो आपको जो बेंजीन होता है, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। बेंजीन सूत्र क्या होता है, C6H6। अब इसकी तो संरचना कैसी होती है, इसकी संरचना 6 कार्बन है और ये बंध श्रृंखला होती है, यानी 6 कार्बन की होती है। देखिए 6 कार्बन आपके होते हैं और 6 कार्बन की बंध श्रृंखला होती है। कैसे श्रृंखला होती है, बंध श्रृंखला। देखिए बंध श्रृंखला हो गई। दूसरा बेंजीन में क्या होता है कि एकांतर क्रम से डबल बांड और सिंगल बांड होते हैं। एकांतर क्रम से क्या होता है, डबल बांड और सिंगल बांड। देखो इस कार्बन से यहाँ डबल बांड, फिर सिंगल बांड, फिर डबल बांड, फिर सिंगल बांड, फिर डबल बांड, फिर सिंगल बांड। इस तरह से एकांतर से क्या होता है, डबल और सिंगल। अभी भी देखो कार्बन संख्या कितनी हुई है, 2 इधर से इधर 3, इसकी 2 इधर से 3, यानी 3 हो गई। तो सभी कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। सभी कार्बन से क्या होते हैं, एक एक हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। इस प्रकार इसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं, और साथ ही एकांतर क्रम से सिंगल बांड और डबल बांड होता है। इसी देखो इसी संरचना को संक्षिप्त रूप में इस तरीके से दर्शाया जाता है। और यहाँ बीच में आपका एक होता है रिंग, क्या होता है, या इसी को इस तरीके से भी दर्शाया जाता है। देखिए 6 कार्बन, जहां जहां कोना है वहां कार्बन है, इस तरीके से। तो इस प्रकार से क्या करता है, बेंजीन रिंग को दर्शाया जाता है। देखो इसको भी बेंजीन रिंग बोलते हैं, और ये आपका बेंजीन की उपन संरचना। तो इसमें आप ऑप्शन देखो कि चारों में से कौन सा आपका मैच कर रहा है। तो आपका देखो पहला में क्या है, देखो पहला में आपका क्या है, आपका ऊपर यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं, मतलब पहला गलत हो गया। दूसरा बी, देखो बी में क्या है, बी में किसी में डबल बांड है, ये भी आपका गलत हो गया। सी देखो, सी में आपका एकांतर क्रम से डबल बांड और हाइड्रोजन बना है, इस रूप में है, इस रूप में है, यानी ऑप्शन आपका जो सी वाला है वो सही है। ऑप्शन सी क्या है, सही। डी देख लो, डी वाला में भी आपका देखो 2 जगह डबल बांड है, 1 जगह डबल बांड है, तो आपका एकांतर क्रम में नहीं। इस प्रकार आपका बेंजीन संरचना ये हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका देखो क्या कर रहा है, 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सजाती श्रेणी है। अब सजाती श्रेणी क्या होता है, निम्नलिखित में से सजाती श्रेणी है, तो आप बताओ सजाती श्रेणी क्या होता है, तो जानते हो या भूल गए। देखो अब आप देख लेते हैं यहाँ पर क्या, थोड़ा सा सजाती श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 9, सजातीय श्रेणी। तो सजातीय श्रेणी क्या होता है, देखो किसी यौगिक में क्या होता है, जब 2 यौगिकों के बीच CH2 का अंतर होता है, कितने होता है, CH2 का अंतर होता है, और उनमें समान प्रकार के क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह होते हैं, तो आपको होते हैं सजातीय श्रेणी। क्या होते हैं सजातीय श्रेणी। एग्जाम्पल देखो, जैसे आपका पहला ऑप्शन दिया है, क्या दिया है, CH4 तथा C2H6। तो सजातीय श्रेणी क्या होता है, जब इन दोनों में अंतर किसका हो, अंतर होना चाहिए किसका, CH2 का। किसका अंतर होना चाहिए, CH2। अब ध्यान देखो, यहाँ कार्बन कितना है, 1, यहाँ कार्बन कितना है, 2, यानी इसमें 2 में से कटाव कितना हो जाएगा, 1 कार्बन। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ 6 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना 4, अगर 6 में से 4 बताओ कितना हो जाएगा, 2, यानी इन दोनों में आपका CH2 का अंतर है, इसका मतलब ये सजातीय श्रेणी है। आपका पहला सही हो गया। अब दूसरा हम देख लेते हैं। देखो दूसरा क्या है, CH3। दूसरा आपका क्या है, ये आपका पहला था, कौन सा पहला। अब दूसरा में क्या कहा है, CH3OH तथा CH3COO। अब ध्यान देखो इसमें, अब ये ऑप्शन है, देखो अब इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों आपका क्या है, क्रियात्मक समूह ही मैच नहीं कर रहा है। जब क्रियात्मक समूह नहीं मैच कर रहा है तो आपका ये सजातीय श्रेणी नहीं हो। फिर देखो तीसरा आपका क्या दिया है,
तीसरा आपको दिया है C2H6 प्लस CH3, C2H6 तथा CH3OH। अब ध्यान देखो, इसमें आपका क्या है OH और यहाँ पर OH नहीं है, मतलब ये भी मैच नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है किराता समूह अलग है। फिर आपका एक लास्ट बचा है चौथा, देखो चौथा क्या है CH3 हाँ CH3OH तथा C2H5OH। अब ध्यान देखो, इसमें आपका OH यहाँ भी है, ये OH यहाँ भी, मतलब क्रियात्मक समूह सही है। अब देख लो इसमें अंतर CH2 का है कि नहीं, देखो यहाँ पर ये क्रियात्मक समूह तो मैच कर गया। अभी बताओ, कार्बन यहाँ 2 है, एक तो 2 में से कितना बचेगा 1। देखो यहाँ हाइड्रोजन 5 है, कितना है 3, तो 5 में 3 जगह कितना बचेगा, यानी यहाँ भी CH2 का अंतर आ गया। ये भी आपका क्या है सजातीय श्रेणी है, यानी आपका पहला और चौथा क्या है सजातीय श्रेणी है। तो अब ऑप्शन देख लो, तो ऑप्शन आपको देखो पहला और दूसरा, पहले अभी ऑप्शन नंबर आपका जो ए है, ए में ही दिया है पहला तथा दूसरा, अच्छा पहला तथा चौथा। देखो आपका ऑप्शन कौन सही है, पहला और चौथा। तो आपका पहले में क्या दिया है, ये दिया है, ये होगा नहीं। दूसरा देखो, दूसरे में दिया बी में आपका दिया है पहला और चौथा, यानी बी में आपको क्या दिया है पहला तथा चौथा, यानी आपका ये ही सही। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी 90 का आंसर आपका कौन सा होगा, बी होगा। यानी इसमें क्या है आपका पहला और चौथा क्या सजातीय श्रेणी है, ये आपसे पूछा था, तो आपका कौन सा होगा बी, ये वाला सही नहीं। समझ आया? तो ये आपको क्या था सजातीय श्रेणी से क्वेश्चन आया था, एकदम सिंपल था, बस आपको थोड़ा सा याद करके जाना था कि सजातीय श्रेणी होता है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन क्या करा आपसे, करा पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को कहते हैं। यानी जो पृथ्वी की जो भूपर्पटी है उस पर जो यौगिक या तत्व पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें अयस्क। क्या कहते हैं अयस्क। तो अयस्क देखो कौन सा, पहला आपका अयस्क दिया है, फिर गैंग दिया है, फिर खनिज दिया है, फिर धातु, तो आपका अयस्क होगा। तो जितनी धातुएं मिलती हैं सभी अयस्क के रूप में मिलती हैं, किसके रूप में मिलती हैं अयस्क के रूप में। तो आप क्या कहोगे उनको अयस्क। समझ आ गया, आपका 10वां हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। फिर 11वां देखो, कहा दांतों का क्षय क्रम प्रारंभ होता है, यानी दांत हमारे कब क्षय होते हैं, कि हमारे दांतों का विनाश कब होने लगता है, तो उन्हें संक्षारण कब होने लगता है। तो देखो जो दांत होते हैं हमारे, क्या दांत, चलो इसको इरेज करते हैं। हमारे जो दांत ये कब क्षय होना शुरू होते हैं, ये क्षय होते हैं आपके अम्लीय मार्ग, अम्लीय अवस्था में। अम्लीय अवस्था मतलब कि जब क्या होता है, देखो जब आपका क्या होता है मुंह का पीएच अम्लीय हो जाए, कैसा हो जाए अम्लीय हो जाए। तो देखो ऑप्शन क्या दिया, कहा मुंह का पीएच 505 से अधिक हो, 505 से कम हो, या मुंह का पीएच 7 होने पर इनमें से कोई नहीं। देखो अगर पीएच 7 होता है तो उदासीन होता है, 505 से अधिक होगा तो लगभग बहुत कम अम्लीय होगा, लेकिन अगर 505 से कम हो जाए, 505 से कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ज्यादा अम्लीय हो जाएगा, यानी ज्यादा अम्लीय होने के बाद दांत क्या होते हैं क्षयित होना शुरू हो जाते हैं। देखो ऐसा होता है, रीजन आपको बता रहा है कि जो दांत होते हैं ये आपके बने होते किससे, कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, यानी इसमें कैल्शियम होता है, और कैल्शियम अम्ल से क्रिया करता है, किससे क्रिया करता है अम्ल से क्रिया कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है दांत का क्षरण होने लगता है। इसलिए आपका क्या होता है अम्लीय माध्यम में आपके दांत क्या होते हैं क्षयित होते हैं, यानी इसका आंसर आपका होगा बी, जो कहा कि मुंह का पीएच 505 से कम है, ये आपका आंसर सही। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है 12वां क्वेश्चन। आपको कथन दिया है और तर्क दिया है, और कहा है बताइए कि तर्क सही है कथन सही है, मतलब 4 ऑप्शन दिए आपको। देखो पहले कथन तर्क पढ़ो क्या कहा है, देखो कथन का है जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, यह एक विस्थापन है। तो देखो क्वेश्चन क्या कहा, सिंपल सा बड़ा क्वेश्चन, ये आपका क्या नाम कहा जिंक, जिंक है जो सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कर रहा है और क्या बना रहा है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। क्या बना रहा है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, यही कहा ना, देखो जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो देखो यहाँ पे क्या है जिंक से क्रिया करके बनाता है, ये तो बात सही। दूसरा कह रहा है एकल प्रतिस्थापन, एकल प्रतिस्थापन मतलब ध्यान देखो, अच्छा आप बताओ एकल प्रतिस्थापन है कि नहीं, यह एकल प्रतिस्थापन, एकल प्रतिस्थापन
देखो एकल प्रतिस्थापन कब होगा, यहाँ देखो जिंक क्या है, हाइड्रोजन हटा दी, यानी सिर्फ एक तत्व का क्या हुआ, प्रतिस्थापन हुआ। इसका मतलब एकल प्रतिस्थापन है, ये बात सही। यानी जो पहले कथन अभिकथन कहा गया वो सही, अभिकथन क्या है, सही। क्योंकि आपको पता है कि जिंक क्या करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है और साथ ही एकल अभिक्रिया, एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अब दूसरा देखो क्या कर रहा है, अब इसका तर्क क्या दे रहा है कि जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। अच्छा बताओ, इसमें जिंक ऑक्सीजन से क्रिया जिंक ऑक्साइड बनाया क्या, नहीं। यानी आपका तर्क गलत होगा, अभिकथन सही है, तर्क गलत। अब आप ऑप्शन पढ़ो, देखो आपका पहला ऑप्शन क्या है, दोनों अभिकथन तथा तर्क सही है तथा तर्क अभिकथन की सही स्पष्टीकरण करता है। स्पष्टीकरण मतलब जो कथन कहा गया वो किस प्रकार हो रहा है, किस कारण हो रहा है, उसको क्या आपका जो तर्क दिया गया वो बता रहा है, तो ये तो गलत है क्योंकि आपका अभिकथन ही गलत है। फिर दूसरा क्या है, अभिकथन सही, अभिकथन तथा तर्क दोनों सही है परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है। देखो आपका तर्क क्या है, गलत। देखो जो आपका अभिकथन, अभिकथन ये क्या आपका सही है, जबकि आपका तर्क क्या है, ये गलत। तर्क क्या है, गलत। तो आपका अगला ऑप्शन क्या है, देखो अभिकथन सही है परंतु तर्क गलत, यानी सी में आपका यही बात बोला गया है कि अभिकथन सही है परंतु तर्क क्या है, गलत। यानी आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा किसके लिए, क्वेश्चन 12। समझे। चौथा को कहा है अभिकथन तथा तर्क दोनों गलत है, नहीं, अभिकथन आपका क्या था, सही था, सिर्फ तर्क गलत। तो आपका कौन सा होगा, सी। इस प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं लेकिन भ्रमित हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो गया, कहाँ से आ गया, तो आपको इसको अच्छे से करना है। चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन, इसका लिखा निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो आपको एक समीकरण दिया क्या, इसको पूरा कीजिए। तो सिंपल से समीकरण दिया क्या, पहले उसको लिख लो। आपका ऑप्शन 13, देखो क्या कहा, NaOH प्लस, अब हरित स्थान छोड़ दिया, फिर कहा CH3COOH, ये क्या बना रहा है, बना रहा है CH3COONA प्लस H2O, यही बना रहा है। तो कह रहा है आप बताइए यहाँ क्या होगा। आपको देखो चार ऑप्शन दिए हैं, CH3OH, CH3COOH, C2H5OH या CH3CH2COOH। तो इसमें से कौन सा सही है, यही आपसे पूछ रहा है। देखिए आपका जो 13वां क्वेश्चन है ये आपका अधूरा है। अधूरा मतलब देखिए एक्चुअल में यहाँ पर कुछ भी रिप्लेस है ही नहीं। देखो एक्चुअल में क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका एक क्षार है, और ये क्या है, एस्टिक अम्ल है। एस्टिक अम्ल क्या है, अम्ल। अम्ल क्षार गिरेगा तो लवण और बनता है जल। तो वो सिंपल से इसमें क्या सोडियम क्रिया क्रिया किससे, यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया और बचा क्या CH3COO, यहाँ बन गया CH3CO बचा था, सोडियम से क्रिया कर लिया और यहाँ से हाइड्रोजन निकला और यहाँ से बचा था OH, ये दोनों क्रिया क्या बना दी, क्या H2। यानी ये रिएक्शन संतुलित पहले से, इसमें कोई भी कमी नहीं। समझ। ये आपका इसमें कुछ मिसप्रिंट हुआ है, इस वजह से ऐसा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस प्रकार आपका देखो ये खंड ख भी खत्म हो गया, अब आपका खंड आएगा ग, जो आपके बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी। तो इसको स्टार्ट करते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, देखो पढ़ो और समझ जाओ। कहा अंतः शोषण के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा होता है, यानी जब आप सांस लेते हैं तो वायु कैसे कैसे जाती है आपके शरीर के अंदर। देखो इसको समझने के लिए आप एकदम सिंपल सा यहाँ पर हम पहले आपको बता दे रहे हैं, देख लो फिर आप खुद बता दोगे कौन सा सही है। तो पहले इसको इरेज कर देते हैं। देखो यहाँ पे एक इंसान बना देते हैं, देखिए ये आपका क्या है, एक इंसान क्या करती है। अब देखो इसके यहाँ से क्या होता है, देखो यहाँ क्या होता है, ये दो लंग्स होते हैं। अब इसी प्रकार देखो यहाँ से वायु जाती है और यहाँ फेफड़े में जाती है। अब देखो होता है क्या, सबसे पहले आपका क्या होता है, यहाँ से देखो नाक से आती है, बोलते हैं नासा मार्ग, जहां जा रही,
फिर देखो इसको बोलते हैं नासा गुहा, क्या बोलते हैं? नासा गुहा। अब उसका नासा गुहा से आपका आता है कहाँ? ग्रसनी। कहाँ आता है? ग्रसनी में। ग्रसनी के बाद देखो यहाँ से क्या होता है, आपको घाटी ठापन होता है, इसके क्रॉस होने के बाद यहाँ आता है श्वास नली में। कहाँ आता है? श्वास नली में। श्वास नली में देखिए आगे चलकर श्वास नली 2 भागों में बढ़ जाती है, इसको बोलते हैं श्वसनी। क्या बोलते हैं? श्वसनी। अब ये श्वसनी देखो आगे चलकर फेफड़े में बन जाती है, ये यहाँ पर बहुत सारे शाखाओं में बढ़ जाती है। क्या होती है? बहुत सारे शाखाओं में बढ़ जाती है। देखो इनको कहते हैं श्वसन श्वसनिका। क्या बोलते हैं? श्वसनिका। क्या बोलते हैं? श्वसनिका। और इसके लास्ट शो आपको क्या होती है? कूपिका। क्या होती है? कूपिका। तो इस प्रकार अब वायु जाता है। अब ध्यान देखो आपको वायु पहले कहा गया नासा मार्ग से अंदर जैसे पहले कहा गया नासा गुहा, यानी पहले आपको कहा गया नासा। नासा गुहा फिर कहा गया? ग्रसनी में। ग्रसनी फिर गया आपका श्वास नली में, तीसरे में। चौथा आपका क्या? श्वसनी में गया। श्वसनी फिर फेफड़े के अंदर गया, तो पांचवा आपका कहा गया? श्वास नली। श्वसनिका कहाँ? श्वसनिका में। फिर लास्ट आपका अंतिम कहा जाता है कूपिका में। और यहीं पर वायु का क्या होता है? विनिमय, यानी ब्लड में यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीजन चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से आया। तो अब आप ऑप्शन देखो क्या दिया है। पहला आपका दिया है नासा द्वार, कंठ, ग्रसनी, श्वास नली, फेफड़ा। दूसरा क्या है? नासा मार्ग, नासा द्वार, श्वास नली, ग्रसनी। देखो ये गलत, आपका जो पहला है वही सही। क्योंकि देखो पहले में क्या है आपका? सबसे पहले देखो नासा द्वार है ही नहीं, नासा मार्ग जो लिखे हो द्वार होता है, फिर नासा गुहा नहीं लिखा, कोई बात नहीं। आगे बढ़ो देखो कंठ। क्या है? कंठ। फिर कंठ के बाद आपका आता है ग्रसनी। अच्छा ये भी गलत, क्योंकि देखो कंठ से पहले हम ग्रसनी, तो ये पहला आपका गलत है। फिर दूसरा देखो नासा मार्ग के बाद आपको डायरेक्ट नासा द्वार आ रहा है, फिर नासा द्वार के बाद श्वास नली, श्वास नली नहीं आएगी क्योंकि नासा गुहा को आपका ग्रसनी आएगा, कंठ आएगा, किस ये भी गलत है। फिर चौथा को देखो क्या कहा है? तीसरा कंठ, नासा द्वार, ग्रसनी, यानी डायरेक्ट कंठ बोल रहा है, फिर नासा द्वार, ये भी गलत है। और चौथा क्या कहा है? नासा द्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, कूपिका। तो देखो ये चौथा सही है, नासा द्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, कूपिका, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर चौथा आपका इसका सही है, क्योंकि आपको जो सही क्रम होगा चौथा। देखो 15वां क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? 15वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्प का सही चयन कीजिए। देखो कथन आपका क्या है? पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से क्या होता है? बच्चों का निर्धारण होता है। फिर दूसरा का मानव पुरुष में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है। बिल्कुल ये भी सही है, दोनों कथन सत्य है। अब देखो इसको समझने के लिए थोड़ा सा समझ लो, क्या मानव में लिंग निर्धारण। तो क्या पढ़ने वाले हो आप? पढ़ने वाले हो, थोड़ा सा पढ़ लो। मानव में लिंग निर्धारण, क्या मानव में लिंग निर्धारण? देखो मानव लिंग निर्धारण क्या होता है? आपको पता है कि मानव दो क्या होते हैं, एक होता है नर, एक होती है मादा। देखो नर और मादा में 22 जोड़ी तक, 22 जोड़ी मतलब 44 गुणसूत्र समान होते हैं, इसमें भी 44 में ये कैसे होता है? समान। लेकिन जो आपका 45 और 46 होता है वो आपका लिंग गुणसूत्र होता है। देखो नर में आपका होता है एक्स वाई, जबकि मादा में क्या होता है? सिर्फ होता है एक्स। क्या होता है? नर में आपका 44 प्लस एक्स वाई, जबकि इसमें 44 प्लस एक्स एक्स। अब कुछ इसमें असूत्री विभाजन होता है, दो प्रकार के बनते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार। देखो असूत्री विभाजन होता है 44 से क्या हो गया? 22 प्लस एक्स, और हो जाता है 22 प्लस वाई, यानी एक्स 22 से साथ चला जाता है, वाई 22 से। इस प्रकार सूत्र है। इसमें देखो दोनों एक्स ही एक्स है समान, तो इसमें आपके क्या होगा? समान प्रकार बनेंगे 22 प्लस एक्स, और फिर क्या बनेगा? 22 प्लस, यानी आपका जो मादा होती है, मादा में आपका क्या होता है? समान प्रकार बनता है 22 प्लस एक, 22 प्लस एक, समान प्रकार क्यों बनते हैं? जब नर में आपका क्या होता है कि 22 प्लस एक होता है 22 प्लस 1। अब ये क्या करते हैं? जब लिंग निर्धारण करते हैं तो ध्यान दें, ये अब आपके कितने 4 प्रकार के हो बने। अब ये क्या करेंगे? आपस में देखो किसी से मिल सकते हैं। देखो ये आपका अगर ये इसके साथ हो जाए तो क्या बनाएगा? देखो ये बनाएगा आपका 44 प्लस यक्स यक्स। अगर ये आपका इसके साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा? फिर भी आपका बनाएगा 44 प्लस यक्स यक्स। जबकि अगर देखो ये आपका मिल गया इसके साथ, तो ये क्या बनाएगा? देखो ये आपका 44 तो बनाएगा, लेकिन देखो यहाँ वाई है यक्स, तो क्या लिखो? 44 प्लस यक्स वाई। और ये अगर इसके साथ मिला तो भी आपका क्या बनाएगा?
44 प्लस एक्स वाई, क्योंकि देखो यहाँ एक्स और क्या है वाई। तो ध्यान देखो जब एक्स वाई मिलते हैं और जब एक्स एक्स मिलते हैं, जब एक्स वाई मिलता है तो बनता है लड़का, या इसको बोल सकते हो पुत्र बनता है। क्या बनता है पुत्र। जबकि अगर एक्स एक्स मिलता है क्या बनती है लड़की, या बनती है पुत्री। क्या बनती है पुत्री। तो याद रखोगे आप कि नर, देखो यहाँ पर क्या हुआ, मादा में दोनों समान प्रकार के बने, चाहे इससे आपका पुत्री बन रहा है या पुत्र बन रहा है, दोनों में मादा क्या है एक्स वाला ही जा रहा है। तो लिंग का निर्धारण कौन कर रहा है, लिंग का निर्धारण कर रहा है पुरुष, क्योंकि पुरुष में के दो प्रकार के लिंग घोषित होते हैं, एक एक्स होता है और एक वाई। अगर वाई वाला एक साथ मिलता है तो लड़का बनता है, और जब एक्स वाला मिलता है तो क्या बनता है लड़की। तो इस प्रकार क्या होता है लिंग निर्धारण। और आपके क्वेश्चन में क्या गया है कि लिंग निर्धारण में पुरुष जिम्मेदार होता है, बिल्कुल सही है। और पुरुषों में दो प्रकार के लिंग घोषित होते हैं आपका एक्स और वाई, ये भी सही। तो अब बताओ ऑप्शन कौन सा सही। देखो ऑप्शन आपका क्या दिया है, पढ़ो ध्यान से। देखो ऑप्शन कर रहा है कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अच्छा बताओ मानव पुरुष में यक्ष और वाई गुण होते हैं, तो ये बात सही है। देखो एक्चुअल में आपका कथन भी सही है कि नर क्या होता है लिंग निर्धारण करता है, उसका जो कारण है वो भी सही है, क्योंकि नर में क्या होता है यक्ष और वाई दोनों अलग अलग। तो कारण भी सही है, कथन भी सही है, और कारण कथन का सही सही व्याख्या कर रहा है, यानी ऑप्शन पहला ही आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का समझ आ गया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, विद्युत आवेगों के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है, यानी विद्युत आवेग कैसे प्रवाहित होते हैं। तो देखो पहला में ऑप्शन आपका दिया है पहले तंत्रिका, फिर तंत्रिका के दूसरे सिरे से, अब फिर दूसरे में क्या दिया है। देखो आप इसको समझने के लिए सिंपल समझ, देखो आपके पास क्या है, यहाँ पर तंत्रिका होता है, ये क्या बना रहे हैं हम, ये बना रहे हैं आपका तंत्रिका होता है। ये आपका एक तंत्रिका होता होगा और यहाँ पर आपका दूसरा। अब ध्यान, इसमें होता क्या है कि आवेग यहाँ से जो इसकी ये शाखी संरचना होती है, देखो ये आपका पहली तंत्रिका है और ये कौन सी है दूसरी। इन दोनों तंत्रिकाओं में आवेग यहाँ से इसको प्राप्त होता है और फिर इससे जाता है इसमें और यहाँ चला जाता है, यानी इस प्रकार से होता है कि दो तंत्रिका आपस में किस प्रकार जुड़ी होती है। देखिए ये पहला तंत्रिका और दूसरी तंत्रिका क्या होती है, दूसरी तंत्रिका का सिरा इसके क्या होता है स्पर्श भाग से पूछ से जुड़ा होता है, इसी प्रकार जब इसके पूछ से आपका दूसरे का सिरा जुड़ा होगा, इस प्रकार से जुड़े होते हैं, यानी ये क्रम में जुड़े होते हैं, तो आपका आवेग इसी रूप में जाता है। अब ऑप्शन देख लो आप, देखो पहले में आपका क्या है, पहले के सिरा आपका सामने है, फिर उसका क्या है पश्च पूछ है, फिर उसके बाद दूसरे का सिरा है, यानी पहला सही है आपका। फिर दूसरे में देखो दोनों का सिरा एक ही तरफ हो गया, ये गलत है। तीसरे में आपका आवेग उल्टा जा रहा है, तो आवेग देखो उल्टा नहीं जाता, एक्चुअल में यहाँ से निकलती है इस प्रकार से जाती है ऐसे। तो तीसरे में आपका है तो सही जुड़ा, लेकिन आवेग उसमें उल्टा जाता है, तो आवेगों का इस प्रकार नहीं होता है। फिर चौथा को देखो क्या दोनों का सिरा अलग है, पूछ से एक साथ जुड़ा है, तो ये भी गलत होगा, तो ऑप्शन ए ही आपका सही होगा क्वेश्चन 16 का। क्वेश्चन जो 16 है, क्वेश्चन 16 का ऑप्शन ए सही है, ठीक है नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन 17 में क्या कहा, थायरक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही, थायरक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही। तो सिंपल समझिए क्या ये कहा, थायरक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह अवश्य आवश्यक होता है, नहीं। देखो थायरक्सिन क्या होता है, थायरक्सिन एक हार्मोन होता है जो हमारे यहाँ गले में, देखो गले में एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है थायराइड ग्रंथि, वहां थायराइड ग्रंथि में थायरक्सिन हार्मोन का स्राव होता है जो आयोडीन से बनता है, किससे बनता है आयोडीन से। तो अब दूसरा क्या कहा आपको कथन, यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसाओं के उपापचय का नियमन करता है। तो हाँ ये बात सही है कि आपका जो थायरक्सिन होता है ये इन सभी का नियमन करता है। फिर कहा यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसाओं के उपापचय का नियमन करता है। तीसरा कहा थायरक्सिन के संश्लेषण के थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल यह थायराइड जो थायरक्सिन हार्मोन है थायराइड ग्रंथि में बनता है और थायराइड ग्रंथि इसको बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। फिर कहा थायरक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहा जाता है, बिल्कुल क्योंकि थायराइड ग्रंथि में बनती है इस प्रकार का थायराइड हार्मोन। तो उसे पूछा था इसमें कौन सा कथन गलत, तो आपका पहला ही कथन गलत है, यह लोहे के लिए नहीं होता है, थायरक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक नहीं होता, यही आपका गलत है, बाकी तीनों सही। तो ऑप्शन 17 का भी पहला ही सही है, ठीक है। चलिए 18वां क्वेश्चन देखिए, कहा निम्नलिखित चित्र में भाग ए बी तथा सी किस क्रम में है। तो आपको एक संरचना बनाना है,
क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन क्या बनाया है, ये आपको संरचना बनाना है। देखो ये है क्या, ये आपका एक द्विबीज पत्र है। क्या है? द्विबीज पत्र। ये आपके देखो, आपका इसका क्या क्या नाम पूछा है, ये आपका है ए, ये है आपका बी, और ये आपका क्या है सी। यही दिया है ए बी सी। अब देखो ए क्या है, तो ए जो, ये देखो आपका जो होता है ऊपर वाला, इसको बोलते हैं परागपुर। क्या बोलते हैं? परागपुर। यानी यहीं से आपका तना प्ररोग, तना मतलब तना जो निकलता है, बीज से तना निकलता है, हरा भाग निकलता है, वो चीज निकलता है किससे? परागपुर से। फिर आपका देखो ये जो दोनों है, ये आपके हैं बीज पत्र। ये क्या है? बीज पत्र। क्या है? बीज पत्र। और आपका सी, देखो सी आपका है मूलांकुर। क्या है? मूलांकुर। मूलांकुर मतलब जहां से जड़ निकलता है। क्या निकलता है? जड़। तो ये मूलांकुर से जड़ निकलता है, परांकुर से क्या निकलता है? तना। और जब क्या बीज पत्र, ये क्या है? बीज पत्र। जैसे आप दाल देखते हो, चना का दाल, मटर का दाल, इन सभी में जो दाल होता है वही होता है, ये बीज पत्र नहीं होता है, इसी को बोलते हैं दाल। यानी उनका बीज पत्र नहीं दाल, जिसको हम खाते हैं। तो यही नाम है। आप क्रम देख लो आप, तो वो क्रम क्या है, तो आपका ए क्या है? परांकुर। तो अब ए के पहले में देखो ऑप्शन क्या है? बीज पत्र। तो पहला बीज पत्र नहीं होगा क्योंकि ए आपका परांकुर है, पहला गलत। दूसरा क्या है? परांकुर। हाँ ये सही है। अब दूसरा देख लो, बी आपका, बी क्या है? बी आपका है बीज पत्र। तो क्या बीज पत्र लिखा है बी? नहीं, बीज पत्र नहीं, तो मूलांकुर लिखे, ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखो, परांकुर परस, ठीक है। दूसरा क्या है? बीज पत्र। हाँ बी क्या है? बीज पत्र। और तीसरा देख लो क्या है आपका? मूलांकुर। यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन, यानी ऑप्शन सी इसका क्या है? सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 था, ऑप्शन सी सही। फिर 19वां देखो आप लोग क्या कर रहा है, कह रहा है जनन की लैंगिक अलैंगिक विधि से, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि, अब क्यों ऐसा? अलैंगिक जनन से संतति उत्पन्न होती है, वो अपने जनक के समान होती है, ऐसा क्यों? तो आप ध्यान देखो, ऑप्शन क्या कहा? अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है, यानी अलैंगिक जनन में केवल एक भाग जनक भाग लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। अलैंगिक जनन में क्या होता है? सिर्फ एक जनक ही भाग लेते हैं, इसमें दो जनक की आवश्यकता नहीं होती है। फिर कह रहा है अलैंगिक जनन से युग्मक शामिल नहीं होते, और अलैंगिक जनन में कोई युग्मक बनता ही नहीं है, जब बनेगा ही नहीं शामिल होता है, उसमें एक जीव से ही दूसरा जीव बन जाता है। फिर कहा है अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है, ये कहा अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले नहीं होता है, और अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है, ये भी गलत। यानी आपका पहला और दूसरा ही सही है। तो इसमें आपका पहला और दूसरा ऑप्शन ए ही सही, यानी 20वां क्वेश्चन का, सॉरी 19वां क्वेश्चन का आपको जो ऑप्शन ए है, इसमें पहला तथा दूसरा क्या है? सही। इसका मतलब ऑप्शन यही सही है आपका। ठीक, तो 19वां का आपका ऑप्शन ए सही। फिर आपका देखो 20वां और लास्ट क्वेश्चन दिया है आज की क्लास का। देखो आज के क्लास का बहुविकल्पी क्वेश्चन जो है खत्म हो जाएगा। एक आहार श्रृंखला में तीसरे कोशीय स्तर पर हमेशा कौन होता है? अब आहार श्रृंखला क्या है? तो देखो आहार श्रृंखला एकदम सिंपल है। यहाँ पर आहार श्रृंखला बनाते हैं, कोई भी देखो एकदम सिंपल से आहार श्रृंखला बनाते हैं। नीचे सबसे पहले आपका क्या होगा? उत्पाद, उत्पादक होता है। उत्पादक को भी आपका कौन करता है? प्राथमिक उपभोक्ता, उपभोक्ता। फिर इसको कौन खाता है? द्वितीय उपभोक्ता। फिर आपका इसको कौन खाएगा? तृतीय। अब देखो ये क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं। क्या करते हैं? एक एग्जांपल लेते हैं। देखो एग्जांपल क्या लेते हैं, तो उत्पादक क्या होते हैं आपके? उत्पादक आपका होता है घास। क्या? घास। अब घास को कौन खाएगा? तो आपको घास को कौन खाता है? हिरण। कौन खाता है? हिरण। अब हिरण को कौन खाता है? आपका शेर। अब शेर को कौन खाता है? शेर को कोई नहीं खाता। देखो शेर जब मर जाता है, इसके अवशेष को कौन खाते हैं? आपके बैक्टीरिया खाते हैं। तो जो घास है आपका क्या है? उत्पादक है। अब इस घास को जो हिरण खाता है, ये बताओ क्या है? हिरण आपका कैसा हो जाएगा? ये आपका होगा शाकाहारी। कैसा होगा? शाकाहारी। अब हिरण को शेर खा रहा है, कैसा होता है? मांसाहारी। कैसा होता है? मांसाहारी। अब देखो ये जो बैक्टीरिया है, इनको कहा जाता है अपघटक। क्या कहा जाता है? अपघटक। यानी ये
शेर के शरीर के अपघटन कर देंगे, यानी जिसके शरीर में लगता है उसका अपघटन कर। तो अब आप देख लो कौन सा सही है। आपसे कहा है एक आहार श्रृंखला में तीसरे कोशीय स्तर पर हमेशा कौन होगा, तीसरे कोशीय स्तर पर। देखो ये आपका है पहला कोशीय स्तर, ये है दूसरा और ये है तीसरे कोशीय स्तर पर सदैव कौन हो गया, मांसाहारी। तो आपका ऑप्शन कौन सही होगा, मांसाहारी प्राणी, ऑप्शन ए ही सही होगा। कौन सही होगा, मांसाहारी प्राणी। तो आपका मांसाहारी यानी ए सही होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज का बहुविकल्पी आपका खत्म हो गया। तो देखिए इस मॉडल पेपर का हमने जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न थे उनको आज की क्लास में कंप्लीट किया है। अब आज की क्लास यही रखते हैं। इसके बाद भी जो आपके अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न है उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और इसी प्रकार करेंगे और जल्द से जल्द करेंगे। तो आप जितना आज पढ़ाए हैं इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और देख लीजिए कि कैसे आप क्वेश्चन आ रहा है। अब इसी प्रकार क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा, अगर पहली बार आए चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस प्रकार की वीडियो देख सकें और साथ ही अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। क्योंकि लास्ट टाइम आपको मॉडल पेपर बहुत जरूरी होता है करना। अगर आप मॉडल पेपर नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत आएगा। तो आप मॉडल पेपर करके जाइए एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए मिलते हैं इसी के अगले वीडियो के साथ, इसका अगला पार्ट लेकर आएंगे।